नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोली संकट के लिए एनडीए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार। इसके बाद हम जानेंगे चीन मसले पर राहुल गांधी ने फिर साधा सरकार पर निशाना, पिता राजीव गांधी की खींची तस्वीर की शेयर। इसके बाद जानेंगे कोरोना से मौतों पर विवाद, डीएमके के नोटिस पर प्रियंका का पलटवार। आगरा में 48 घंटे में 28 मौतों पर मुख्यमंत्री योगी 48 घंटे में जनता को जवाब दे। इसके अलावा मुख्यमंत्री का आदेश, अधिक कोरोना संक्रमण वाले इलाकों के लोगों की विशेष स्क्रीनिंग कराई जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जागरूक करें। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे नवजोत सिंह सिद्धू को नोटिस देने उनके घर के बाहर 4 दिनों से बैठे हैं बिहार पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर, पीए भी नहीं उठाता फोन। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,40,450 हो गया। बीते 24 घंटे में 13,548 नए केस आए, 10,879 मरीज ठीक हुए और 312 की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 3,721 नए मामले महाराष्ट्र में आए और सबसे ज्यादा 113 मौतें भी यहीं हुई। दिल्ली में 2,909 मरीज बढ़े, जबकि सबसे ज्यादा 3,589 मरीज ठीक हुए। देश में कुल एक्टिव केस में सिर्फ 2,357 की बढ़ोतरी हुई। अब तक कुल 1,78,000 एक्टिव केस हैं, 2,48,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 14,000 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत चीन तनाव पर सर्वदलीय बैठक में मोदी ने कहा है, ना कोई हमारे क्षेत्र में घुसा, ना किसी पोस्ट पर कब्जा किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि ना कोई हमारे क्षेत्र में घुसा है और ना किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति और दोस्ती चाहता है, लेकिन वो अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। समाचार एजेंसियों के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अभी तक जिनसे कोई सवाल नहीं करता था, जिन्हें कोई नहीं रोकता था, अब हमारे जवान उन्हें कई सेक्टर्स में रोक रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों का हवाला देते हुए खबर दी, इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कहीं कोई इंटेलिजेंस नाकाम नहीं हुआ। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोली संकट के लिए एनडीए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज पार्टी के वर्किंग कमेटी की वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में संकट के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। सोनिया गांधी ने कहा, भारत एक भयानक आर्थिक संकट, भयंकर महामारी और अब चीन के साथ सीमाओं पर तनाव वाले संकट की चपेट में है। इस संकट के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का कुप्रबंधन और इसकी गलत नीतियां जिम्मेदार है। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी व पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। कोविड-19 महामारी को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सभी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सोनिया ने कहा कि भारत भयावह आर्थिक संकट से घिरा है, वृहद स्तर पर महामारी का सामना कर रहा है और अब चीन के साथ सीमा संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से हर संकट की मुख्य वजह बीजेपी नीति, एनडीए सरकार का कुप्रबंधन और उसकी नीतियां हैं। सोनिया ने यह भी दावा किया कि सरकार पेट्रोल एवं डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों के गांव पर नमक छिड़क रही है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीन मसले पर राहुल गांधी ने फिर साधा सरकार पर निशाना, पिता राजीव गांधी की खींची तस्वीर की शेयर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत चीन सैन्य झड़प को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर सवाल किया कि क्या चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में कहा, चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं, क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक तस्वीर भी शेयर की। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें सैटेलाइट इमेज के हवाले से दावा किया गया था कि चीन ने पैंगोंग झील के पास भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा था, प्रधानमंत्री ने कहा, ना कोई हमारे देश में घुसा, ना ही हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया, लेकिन सैटेलाइट फोटो साफ दिखाती है कि चीन ने पैंगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कब्जा कर लिया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा पर बरसे चिदंबरम, कहा, हाँ मनमोहन सिंह के समय चीन की घुसपैठ हुई थी, लेकिन पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के मुद्दे पर देश में सियासी हमलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देश की 2 प्रमुख पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मसले पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ताजा बयान पर निशाना साधा था। इसके जवाब में कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने मोर्चा संभाल लिया। चिदंबरम ने एक ट्वीट करते हुए इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष को जवाब दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह से वर्ष 2010 से 2013 के बीच भारत में 600 चीनी घुसपैठों पर स्पर्श टीकाकरण मांगा है। हाँ, वहां पर घुसपैठ हुई थी, लेकिन चीन द्वारा किसी भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया गया था और हिंसक झड़पों में भारतीय सैनिकों की जान नहीं गई थी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को कोरोना संक्रमित निकले, कोविड अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी नेता राम गोविंद चौधरी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
लेकिन संक्रमण की पुष्टि के बाद अब उन्हें संजय गांधी पीजीआई को कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह यादव भी कोरोना संक्रमित हुए थे। स्वास्थ्य विभाग ने चौधरी की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी की है। वे किन लोगों के संपर्क में आए थे, इसकी सूची बनाई जा रही है। संभावना है कि सपा के कई नेता क्वारंटीन किए जा सकते हैं। वहीं ऊर्जा विभाग का एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 48 घंटे के बाद कार्यालय को बंद कर दिया गया है। बिजली विभाग के कर्मचारी की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है। सीएमओ ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को पत्र लिखकर कोविड प्रोटोकॉल के पालन की बात कही है। बात करेंगे आज के लिए बड़ी खबर की। डीएम के नोटिस पर प्रियंका का पलटवार। आगरा में 48 घंटे में 28 मौतों पर मुख्यमंत्री योगी 48 घंटे में जनता को जवाब दे। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना से मौतों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और जिला प्रशासन आमने सामने आ गए। सुबह जिलाधिकारी का नोटिस जारी करने के बाद प्रियंका ने फिर दोहराया कि आगरा में अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर 28 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने यह भी कहा, आगरा मॉडल का झूठ फैलाकर इन विषय परिस्थितियों में धकेलने के जिम्मेदार कौन है। मुख्यमंत्री जी 48 घंटे के भीतर जनता को इसका स्पष्टीकरण दे और कोविड मरीजों की स्थिति और संख्या में की जा रही हेराफेरी पर जवाबदेही बनाए। प्रियंका का आगरा में मौतों को लेकर 20 घंटे में यह दूसरा ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि आगरा में कोरोना से होने वाली मौत की दर दिल्ली और मुंबई से ज्यादा है। यहाँ मृत्यु दर 6.8% है। कोरोना से जान गंवाने वाले कुल 79 मरीजों में से 35% यानी 28 लोगों की मौत अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर हुई। प्रियंका ने सीएम ऑफिस की चिट्ठी भी पोस्ट की। प्रियंका ने उत्तर प्रदेश में कोरोना से मौत के आंकड़ों में अंतर वाली मुख्यमंत्री कार्यालय की चिट्ठी को भी पोस्ट किया है। दरअसल यह चिट्ठी मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव एसपी गोयल की तरफ से 18 जून को जारी हुई। इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री के सामने कोविड-19 से मरीजों की मौत संबंधित आंकड़े और वास्तविक आंकड़ों में फर्क हो रहा है। मौत से संबंधित वास्तविक आंकड़े ही पोर्टल पर फीड किए जाए और इसी के अनुसार सूचना मुख्यमंत्री को सूचना दी जाए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, यूपी में है पीएम मोदी का स्वदेशी विजन पूरा करने की क्षमता। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री के स्वदेशी विजन को पूरा करने की क्षमता उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयोजित जनसंवाद में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े यूपी के लोगों से संवाद करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी विजन को पूरा करने की क्षमता यूपी में है। उन्होंने कहा कि हालांकि ऐसा करने के लिए प्रदेश को अपने संसाधनों का उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा, अगर विजन विकास का हो, देश हित में हो और क्रियान्वयन सही तरीके से हो तथा निर्णय में पारदर्शिता हो तो देश की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। इसी विचार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार काम कर रही है। उन्होंने नदियों, खासकर गंगा को उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बताया। एमएसएमई मंत्री ने कहा कि कानपुर से लेकर वाराणसी तक आज गंगा नदी 80% तक साफ हो गई। गडकरी ने कहा कि सूखी समृद्ध भारत का निर्माण व गांव गरीब किसान का कल्याण करने वाला देश का निर्माण हो, यही हमारी विचारधारा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। अधिक कोरोना संक्रमण वाले इलाकों के लोगों की विशेष स्क्रीनिंग कराई जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जागरूक करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को नए सिरे से रणनीति तैयार करने और ट्रैकिंग व टेस्टिंग करने का आदेश दिया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति की मुख्यमंत्री ने सोमवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा की। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में अधिक संक्रमण वाले इलाकों में फिर से विशेष स्क्रीनिंग कराने की आवश्यकता जताई। साथ ही ज्यादा संक्रमण इलाकों पर खास नजर रखने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के साथ बाढ़ से लड़ने के लिए अभी से पूरी तैयारियां कर ली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव दीपक कुमार और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत अत्यधिक संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों से राज्य में वापस आने वाले बिहार के लोगों के क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाने और योजनाबद्ध तरीके से अधिक टेस्टिंग करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में टेस्टिंग के दायरे को और व्यापक बनाया जाना चाहिए। आइसोलेशन वार्ड में आकस्मिक परिस्थिति के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या बढ़ाई जाए। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू को नोटिस देने उनके घर के बाहर 4 दिनों से बैठे हैं बिहार पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर। पर्सनल असिस्टेंट भी नहीं उठाता फोन। बीते लोकसभा चुनाव में बिहार के कटिहार में कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव सभा में एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आचार संहिता उल्लंघन के केस में सिद्धू को शामिल करने के लिए 18 जून से बिहार पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर उनके घर के बाहर रोजाना 4 से 5 घंटे इंतजार करते हैं। आम आदमी होता तो खुद थाना जाकर साइन करता। हम खुद उनके लिए दरवाजे पर आए हैं कि बंद पत्र पर साइन कर दीजिए। उनके पीए फोन ही नहीं उठाते। जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी का निर्देश होगा वहीं करेंगे। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को नोटिस देने पहुंची बिहार पुलिस को वह चौथे दिन शनिवार को भी नहीं मिले। चुनाव संबंधी इस मामले में उनके खिलाफ नोटिस देने के लिए बिहार पुलिस अमृतसर में मौजूद है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने और मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए भड़काऊ शब्दों का प्रयोग करके भावनाएं भड़काने को लेकर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। 1 जुलाई से खुल जाएंगे प्राइमरी स्कूल, शिक्षकों को आना होगा अनिवार्य है। सरकारी प्राइमरी स्कूल 1 जुलाई से खुल जाएंगे, लेकिन अभी केवल शिक्षकों व प्राध्यापकों को स्कूल आना होगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से शिक्षक व प्राध्यापक स्कूलों में मौजूद रहकर जरूरी काम पूरे करें। इसमें सबसे पहले शारदा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना है। दीक्षा ऐप के जरिए शिक्षकों को अपना प्रशिक्षण भी पूरा करना है। वहीं राज्य सरकार द्वारा विकसित आधारशिला ध्यानाकर्षण और प्रशिक्षण संग्रह का प्रशिक्षण भी प्रस्तावित है। इसका प्रशिक्षण 20 जुलाई से खंड शिक्षा अधिकारी 25-25 शिक्षकों को बैच बनाकर देंगे। वहीं शिक्षकों को इस बीच बच्चों तक किताबें पहुंचाना और यूनिफॉर्म बनवाने का काम भी पूरा करना है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कल हरियाणा में दस्तक देने के आसार। हिसार में सोमवार को 12.7 mm बारिश हुई। कल फिर हो सकती है तेज बारिश। प्रदेश के अधिकतर जिलों में सोमवार को प्री मानसून की अच्छी बारिश हुई। करनाल में 47.8 मिलीमीटर पानी बरसा। 24 घंटे में प्रदेश भर में औसतन 5.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से दिन का पारा कई जिलों में सामान्य से 6 डिग्री तक कम हो गया। करनाल में यह 34 डिग्री पर आ गया। हालांकि दोपहर बाद उमस भरी गर्मी रही। उल्लेखनीय है कि 1 से 22 जून तक 37.8 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून भी तेजी पकड़ गया है। 23 जून को यह उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों के साथ उत्तराखंड पहुंचेगा। 24 जून को इसके हरियाणा में दस्तक देने के आसार है। अगले 23 जून को भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 24 व 25 जून को भारी बारिश की संभावना है। हिसार शहर में सोमवार को 12.7 mm बारिश हुई, जिसमें दिन व रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार दिन में अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। बड़ी खबर, मोदी सरकार की फसल बीमा योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट्स। मानसून का मौसम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के बीमा के लिए ट्विटर के जरिए नोटिफिकेशन जारी करने की जानकारी दी है। कृषि विभाग ने अपने संदेश में कहा कि कुदरती आपदाओं की सुरक्षा के लिए किसान अपनी फसलों का बीमा जरूर कराएं। ज्यादातर राज्यों में खरीफ 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2020 तक पहले बैंक शाखा को सूचित करें। अगर आप किसान हैं, आप अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हो तो इसके लिए कुछ जरूरी कागजातों की जरूरत है। इनमें किसान का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसलों का बीमा स्वैच्छिक है। फसलों को कुदरती कहर से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की हुई है। इस योजना को 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। भारतीय कृषि बीमा कंपनी इस योजना को चलाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।